हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है हमने ये वाला एक आर्टिकल पढ़ा था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। उसमें ईयू का एक एआई एक्ट भी पढ़ा था, यूके का एक डिक्लेरेशन पढ़ा था। उन सब से लेके हमारे देश में भी, मतलब न्यू दिल्ली में एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट चल रहा था, जीपीएआई का, 12 से लेके 14 दिसंबर तक। मैंने उस टाइम पर भी बोला था, ये वाला आर्टिकल था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो इसका 15th को ना बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा पहला ये वाला आर्टिकल होगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी क्या है, क्या इसका आउटकम रहा। ये जो हमारा पुराना यूके में जो डिक्लेरेशन हुआ था, ब्लेचले डिक्लेरेशन बोलते थे, आखिरकार उससे कैसे अलग है, क्या डिफरेंट अप्रोच है, वगैरह वगैरह। इसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है हमारा दूसरे नंबर पर, वो है जितनी ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी होगी उतनी जल्दी आपकी डेथ हो जाएगी। तो आखिरकार ये क्या है। यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं एंटागनिस्ट प्लियोट्रॉपी हाइपोथेसिस। तो ये एपीएच क्या है, इसके बारे में भी हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ हैं ऐसे जिसको हमें समझना पड़ेगा। कस्टमाइज्ड आरएनए, एमआरएनए है, मतलब मैसेंजर आरएनए के ऊपर हम बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक्चुअल में ये। फिर एक हमारे पास ककरापाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट KAPP4, इन्होंने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। अब ये क्रिटिकलिटी वर्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या साइंस है, एक बार न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, इसकी क्रिटिकलिटी अचीव करने का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सौर शक्ति, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। ये जो सौर शक्ति है, ये एक फिश के नाम पर रखा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो आर्टिकल्स हमारे स्पेस मिशन से रिलेटेड हैं। एक तो हमारे सोमनाथ जी ने एक बहुत ही बढ़िया अपना एक यहाँ पर आप देखना, एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था इनके नाम पर। तो हमारे चेयरमैन साहब ने ये बोला कि चंद्रयान 3 जो है उससे बढ़कर हम लोग चंद्रयान 4 के ऊपर भी जाएंगे, और इससे रिलेटेड उन्होंने स्पेस मिशन 2047 के कुछ बेसिक बातें बताई कि हम कैसे अचीव कर रहे होंगे और कैसे अपने टाइम से अहेड हम लोग ये सारी चीज़ें कर ले रहे हैं। साथ ही साथ गगनयान मिशन का एक बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम था जिसका नाम है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि जो क्रू मेंबर रहते हैं ना जिस जगह पर, वहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ कैसे सस्टेन कर पाते हैं, उसके लिए ये हुआ कि अब इंडिजीनियसली बिल्ड करेंगे इसको भाई, कहीं और से नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो क्या है ये सभी चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज के सारे आर्टिकल्स हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल के साथ। हमारा पहला आर्टिकल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी, यहाँ पर लिखा है। क्या मतलब है इसका एक्चुअल में ना, ये दो आउटकम्स पर बात हो रही है, दो डिक्लेरेशंस पर बात हो रही है। एक डिक्लेरेशन का नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, और 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एक और न्यूज़ आर्टिकल जो हमेशा से हमारे सामने आया था वो था ब्लिचले डिक्लेरेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्लिचले जगह का नाम है, बकिंगम शायर में है ये, उसके पास के एक सिटी है ब्लिचले। तो ब्लिचले इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल में बताया था, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लिचले का हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है। ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ब्लिचले जगह पर जब ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था तो उस टाइम पर कुछ और सोच के साथ इस डिक्लेरेशन को लाया गया, और दूसरे डायरेक्शन में जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया तो उसके कुछ और अप्रोचेस थे। तो उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में एक बार फटाफट से डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी मीटिंग हो रही थी, 29 मेंबर्ड नेशन है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में ही अपनी कर ली थी। अब इन 29 मेंबर्ड नेशन ने यूनानिमसली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया है। तो अब इसका क्या मतलब है, क्या है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। देखो, 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना है इसके लिए। सबसे पहला क्या है कि हम लोग को मान लो कि AI के डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट से कोई भी चीज़ अगर निकल कर आ रही है ना, तो उसके लिए हम लोग को जितना भी रिस्क है उसको हमें मिटिगेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप कुछ अगर पॉइंट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि नीड टू मिटिगेट रिस्क, है ना, कि हमें रिस्क थोड़ा सा अपना कम करना है, मिटिगेट करना है, जो भी डिप्लॉयमेंट से या फिर डेवलपमेंट से AI के डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट से अराइज हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी हमारे क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं AI इनोवेशन के लिए,
उसके लिए हमें इक्विटेबल एक्सेस चाहिए, मतलब कि हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट करनी है जो कि सभी के लिए बराबर हो, है ना। इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ हर बार किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज या फिर हमारा डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड इन सब से नहीं है। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब क्या है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही उपयोगी होना चाहिए जितना एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। साथ ही साथ हमारे कंट्री में भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, या फिर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सब पर जिस पे ना लोगों की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ना जीपीआई का जो डिक्लेरेशन है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये मोर और लेस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिफरेंस भी समझते हैं कि देखो, एक तरफ हमने क्या पढ़ा कि यूके के अंदर में एक एआई डिक्लेरेशन साइन हुआ था, है ना। इसको हम लोग ब्लेचले डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो ब्लेचले डिक्लेरेशन क्या बोलता है, वहाँ पर ना जब बात हुई थी, वहाँ पर भी 28 मेंबर नेशंस थे, इंडिया, फ्रांस वगैरह सब लोग थे, मतलब यूके, यूएस, चाइना सब लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पर बेसिकली इस तरीके से बात हुई कि भाई हमारे लिए ना जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है, वो सेंटर ऑफ डिस्कशन है रिस्क। इन्होंने ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ पर डिस्कस कर लिया कि रिस्क है भाई हमारे सेफ्टी का, हमारे सिक्योरिटी का, इन सभी चीज़ों पर ना हमें थोड़ा बात करना चाहिए, थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेके आनी चाहिए। तो इन्होंने ना एक ग्लोबल एक्शन साइन किया जिसमें ये बात की गई कि भाई जितना भी पोटेंशियल थ्रेट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उन सब के ऊपर हमें एक ग्लोबल एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब हम लोग सबको यूनाइट होके इसको कैसे रोकथाम किया जाए, इनका रेगुलेशन कैसे किया जाए, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये पोटेंशियल ना आगे चल के कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। डिलिबरेट एफर्ट्स के थ्रू भी हम लोग को ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पोज करेंगे हमारे लिए। तो ना एक टर्म है, आप लोग को शायद इसके बारे में पता होगा या नहीं पता होगा, आप लोग सुनिए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटियर एआई। क्या इसके बारे में सुना है? यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि फ्रंटियर एआई वाज इन रिसेंटली इन न्यूज़, इसका क्या मतलब है। नाम से ऐसा लगता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कुछ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जस्ट उल्टा इसका मीनिंग है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा था। फ्रंटियर एआई का नाम आप लोग हमेशा लिख लिख सकते हो। ये क्या करता है ना, आप समझ लो कि फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऐसे मॉडल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है। किस चीज़ में? अपने डेंजरस कैपेबिलिटीज़ में। मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन है फ्रंटियर एआई का, है ना, कि हमारे पब्लिक सेफ्टी को जो भी थोड़ा सा हार्म पहुंचा दे, उसको रिस्क पोज करे, और इसमें उसके पास डेंजरस कैपेबिलिटीज़ है, तो ऐसे मॉडल्स ऑफ एआई को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे मॉडल्स ऑफ एआई को हम लोग बोलेंगे फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लेचले डिक्लेरेशन था ना, उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं बल्कि फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अगेंस्ट अगर वर्सेस देखते हैं, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बिल्कुल सिंपल है, आप बोल सकते हो डेमोक्रेटिक तरीके से। इन्होंने बोला कि भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे मोदी जी हैं ना, उन्होंने पूरा स्पीच दिया इस पर बढ़िया से, और उन्होंने इसके डुअल नेचर के बारे में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21st सेंचुरी का बिगेस्ट इनोवेशन है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी साइड उन्होंने क्या बोला कि देखो, इसमें कुछ ना रिस्क फैक्टर तो हमेशा ही हैं, और आप भी समझते हो कि यार जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं तो कहाँ पर रिस्क नहीं होता, हर काम में रिस्क है। पानी पीते हो, बहुत स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आपको कोई अगर हद से ज़्यादा पानी पिला ले तो वो भी तो कहीं ना कहीं रिस्क थ्रेट करेगा ना, है ना। आपको 10 गिलास 15 गिलास पानी ज़बरदस्ती कोई पिला दे, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में होगी। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लेकिन उसके बुरे पहलू को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को हटा देते हैं तो वो सही चीज़ नहीं है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ना बेसिकली आर्टिफिशियल के इनोवेशन को सराहता है कि भाई बिगेस्ट इनोवेशन है, बिगेस्ट इनोवेशन ऑफ 21st सेंचुरी। और डेफिनेटली इसके गुड को जो इनहेरेंटली, मतलब इसमें ये बात बोली गई ना, ये स्पीच का इस पार्ट था कि एआई इज़ इनहेरेंटली गुड, मतलब कि ये अच्छाई करने के लिए ही आया है। कहाँ पर इनहेरेंटली गुड? आप कुछ भी बोल सकते हो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ना ये एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल करेगा आगे चल के।
आप समझो। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ हार्म्स भी हैं, बस उन हार्म्स को ना हमें मिटिगेट करने की ज़रूरत है। और एक बार ये मिटिगेट हो गया तो इसके गुड, जो इनहेरेंटली गुड वाली चीज़ें हैं ना, उनको हम लोग इनोवेट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। इसमें कुछ और बातें जो हुई थी इंपॉर्टेंटली, वो मैं आपको एक बार समराइज़ करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे ग्रोथ के लिए है, यूज़ के लिए है। ये क्या बोलेगा? ये बोल रहा है कि देखो, जो भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बनाना चाहते हैं ना, इट मस्ट बी रूटेड इन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जिसमें सबकी भलाई नहीं हो रही है, फिर मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर तबके के लिए ये केवल बनेगा, उन लोग को प्रॉफिट देगा, बाकी सबके लिए लॉस है, ऐसा नहीं। डेमोक्रेटिक वैल्यू, ह्यूमन राइट्स जो हैं, इन सबको साथ में रखते हुए करो, इनके अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं करना है आपको। तो जो भी ग्लोबल फ्रेमवर्क बनेगा हमारा, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रिंसिपल्स पर बनना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को बिना हानि पहुंचाए बनना चाहिए। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो भी हमारी एज ए ह्यूमन डिग्निटी है, वेलबींग है, इनको हम लोग को किसी भी सेंस में कम नहीं होने देना है। इनको हमें क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। बिना सेफ गार्ड किए हम अपनी डिग्निटी और वेलबींग को बिना सेफ गार्ड किए हम ऐसे ग्लोबल फ्रेमवर्क पे काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप सबको पता है कि जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर से आती है, आपका पर्सनल डेटा, आपकी प्राइवेसी हनन हो रही है। जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे केसेस डिस्कस भी किए थे, रश्मिका मंदाना वाला केस था डीप फेक का, ऐसे बहुत सारे लोग थे, कैटरीना कैफ के ऊपर आया। तो इन सभी चीज़ों के लिए ना ये बोलता है कि भाई आप सबसे पहले इंश्योर करो कि आपका पर्सनल डेटा जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है वो सिक्योर है। इसके लिए कुछ गवर्निंग एजेंसीज़ वगैरह भी बनाने की बात हुई है। हमेशा इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि हम लोग इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको फॉस्टर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं जहाँ पर ट्रस्टवर्दीनेस हो, जहाँ पर लोग अपने लिए रिस्पॉन्सिबल तो हों ही, साथ ही दूसरों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हों। ह्यूमन राइट्स का कभी हनन ना हो, ह्यूमन सेंटर्ड यूज़ ऑफ एआई हम करेंगे हर बार। तो ना सब लोगों ने यूनानिमसली इन चीज़ों पर अपनी सहमति जताई है और इसी के लिए पूरा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। और हाँ, एक बात, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि इंडिया इस बार एक मुद्दे पर और डिस्कस करना चाहता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, कि भाई आगे चल के हमें एग्रीकल्चर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना चाहिए। तो उसके लिए सब लोगों ने यूनानिमसली इसको भी एग्री किया, सपोर्ट किया और बोला कि भाई अपना जो नया थीमेटिक प्रायोरिटी होगा ना, उस प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग एग्रीकल्चर को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव आउटकम है हमारे लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से हो गया। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यूपीएससी प्रारंभ 2.0 2026 के लिए हमने स्टार्ट किया है और ये आपका 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसके अगेंस्ट देख सकते हैं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 3 साल के लिए अपने कॉलेज ईयर्स के साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये 3 साल बिल्कुल आपके सेमेस्टर वाइज डिटेल होंगे। आप वेबसाइट पर आके pw.live पर आके ना यूपीएससी सेगमेंट पर आके ये सारी चीज़ देख सकते हो कि कौन सी टीचर्स हैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इनके और फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। और ये 3 साल के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है हमारे साथ, आपको देखने को मिल सकती है। एक आरपीपी है, रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें बहुत रिगरस तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ डेली बेसिस पर मिलेगा। एट द सेम टाइम ये क्रैश कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्रैश कोर्स आपके पूरे प्रोग्राम या फिर पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस का रिवीजन कराता है। तो आप इन सभी प्रोग्राम्स को pw.live पर आके विजिट कर सकते हो और इन सभी प्रोग्राम्स को आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, दूसरे मज़ेदार आर्टिकल, मोर फर्टाइल डाई सूनर, है ना। जितना ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी होगी उतनी तेज़ी से आप अपने डेथ को अप्रोच कर रहे होगे। क्या मतलब है? देखो क्या होता है, ओल्ड एज में हम लोग हमेशा देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स फर्टाइल नहीं होते, है ना। विमेन को अगर आप देखोगे तो मेनोपॉज जैसे ही उनको आता है उसके बाद फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है उनकी। मेन के लिए भी यही चीज़ होता है कि जो सीमेन रिलीज़ होता है ना, वो फर्टाइल नहीं होगा। दे वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस बेबीज़। क्या मतलब है इसका? तो इसके लिए ना पूरी स्टडी की गई। हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को, कितने लोग को, लगभग 2,76,000 लोगों को
हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, इनके जीन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। और यहाँ से स्टडी से ये निकल कर आया कि जिस हिसाब से हम लोग अभी देखते हैं, जो भी इन लोगों का एज ग्रुप था ना, उसके बेसिस पर ये देखा गया कि 1940 से लेकर 1969 तक का ये जो जनरेशन है, इसमें हम लोग को इनके ज़िंदा रहने की, मतलब कितने एज तक ये ज़िंदा रहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है। और इसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्टिलिटी। कि फर्टिलिटी अब धीरे धीरे क्या होगी आगे चल के, हमें पहले ही अचीव करनी पड़ेगी, मतलब जल्दी मेनोपॉज आ जाएगा, ऐसा कुछ रिसर्च स्टडी बोल रहा है। और इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दिया, जिसको हम लोगों ने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। नाम है एंटागोनिस्ट, प्लियोट्रॉपी। इन सब का मतलब समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। प्लियोट्रॉपी हाइपोथेसिस। अब एक एक करके इनका समझते हैं मतलब। एंटागनिस्ट मतलब क्या है? किसी के भी अगेंस्ट, है ना, विरोधी। प्लियोट्रॉपी क्या होती है? देखो, प्लियोट्रॉपी को समझना कि हमारे शरीर में जितने भी जीन्स हैं, हर जीन्स के साथ कुछ ट्रेट्स एसोसिएटेड हैं, है ना। जैसे कि एक जीन होगा जो कि हमारे आँखों के काले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे बालों के भूरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। जेनेटिक चीज़ें हैं, ये जीन्स क्या होती हैं? ट्रेट्स कैरी करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही जीन जो है ना, वो मल्टीपल ट्रेट्स को हैंडल करने लगती है, 3, 4, 5, 10 ऐसे। इसी पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। मतलब कि प्लियोट्रॉपी क्या है? एक टाइप का ना जेनेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अ टाइप ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन। जिससे कि हम लोग क्या समझेंगे कि मल्टीपल ट्रेट्स एक जीन के साथ एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? डेफिनेटली सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आप लोगों ने आरबीसी का कभी फोटो देखा है? आरबीसी कैसा होता है? एल्पेनलीबे टॉफ़ी जैसा होता है, बिल्कुल, है ना। ऐसा चिपटा सा होता है, थोड़ा अंदर गड्ढा गड्ढा सा होता है ना। तो ये जो अपना आरबीसी है, ये सिकल शेप का है। सिकल मतलब क्या होता है? हसिया, जिसे हम लोग खेतों में ये पेड़ वेड़ काटते हैं ना, तो ये जो हसिया होता है ना, इसके शेप का होता है। तो जब कभी कभी आरबीसी इसके शेप का होने लगता है, तो क्या होता है? आरबीसी ओरिजिनल फॉर्म में कम होने लगता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हम लोग धीरे धीरे एनीमिया से ग्रसित रहते हैं इसमें, है ना। तो ये जो आरबीसी है, जितने भी फंक्शंस करती है वो तो ठीक है, जैसे कि इंसान एनीमिक हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि जब भी कुछ कटेगा तो उसमें खून जल्दी से नहीं जमेगा, बहता जाएगा बहता जाएगा। हम लोग को कोई भी पेन ज़्यादा देर के लिए होगा, हम लोग को ऑर्गन डैमेज का भी शिकार हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा फ्लक्चुएट कर सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स तो एसोसिएटेड हैं। लेकिन जैसे ही सिकल सेल एनीमिया होता है ना, ये हमारे शरीर को मलेरिया रेसिस्टेंट बना देता है। मतलब कि ऐसे सिकल सेल आरबीसीज पर मलेरिया जैसा कोई भी रोग नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि एक ही जेनेटिक चेंज रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जो कि आरबीसीज का शेप चेंज कर रहा है, उसके एल्पेनलीबे टॉफ़ी जैसे शेप से सिकल जैसा बना दे रहा है। तो उसके मल्टीपल ट्रेड्स हैं, है ना। कभी ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम, कभी ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे करना, मलेरिया के साथ रेसिस्टेंट बना देना, मतलब कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है एक्चुअल में ये, तो मलेरिया नहीं होता है हमें। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग वापस से अपने आर्टिकल पर आते हैं कि ये एंटागनिस्ट प्लियोट्रॉपी हाइपोथेसिस क्या कहता है। देखो, दो तरीके हैं। एक तरफ हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं और एक तरफ हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। दोनों रिलेटेड हैं। कैसे? इवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशनरी अप्रोच क्या बोलेगा? एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि एक कोई मदर है जिनके पास एक ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि वो ट्विंस पैदा करती हैं, तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या बोलेगा कि बहुत अच्छी बात है यार। एक इंसान, मतलब एक महिला, किसको रिप्लेस कर रही है? 2 चिल्ड्रन से। मतलब क्या है? इवोल्यूशन में तो बल्ले बल्ले है अपनी, है ना, ये बढ़िया चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, हमारा इवोल्यूशन और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में जब हम आते हैं, बायोलॉजिकली जब बात करेंगे, तो क्या होगा कि जितनी बार भी ये विमेन ट्विंस प्रोड्यूस करेगी, उसके शरीर में उतनी ही डिफॉर्मिटीज़ आएंगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो एक प्रॉब्लम इसमें आएगा कि उसकी बॉडी जो है वो वीक हो सकती है, कुछ और भी इंटरनल डैमेजेस हो सकते हैं। तो इन सब के कारण उसकी एज क्या होगी? कम हो जाएगी, है कि नहीं। सिमिलरली हम इसी चीज़ को फर्टिलिटी से रिलेट करते हैं
फर्टिलिटी से रिलेट करके क्या हुआ कि जो भी हम अगर एंटागोनिस्ट प्लियोट्रॉपी हाइपोथेसिस लगाते हैं तो ये बोलता है कि जिस हिसाब से हमारे शरीर में अभी तक म्यूटेशंस हुए हैं वो रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, किसको? रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है। और इस रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हुए अब क्या हो रहा है, हमारा लाइफ स्पैन जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होगा? रिड्यूस होगा। मतलब कि अब अगर हम इसको थोड़ा सा अपने साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से देखें तो मतलब क्या है कि म्यूटेशन के भाई दो साइड्स हैं। दो साइड्स कौन कौन से? पहला साइड एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जब भी हम लोग यंग हैं तब तो ये जो हमें रिप्रोडक्शन की क्षमता मिलती है, फर्टिलिटी की क्षमता मिलती है, ये तो बढ़िया से काम करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव साइड क्या देखेंगे कि जैसे ही हम लोग ओल्डर होते हैं, अगर यही फर्टिलिटी हमारे साथ इंटैक्ट रही तो हमारे एज को कम कर देगी। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मतलब क्या है कि हम लोग म्यूटेशन के दो अलग अलग साइड्स दे सकते हैं। एक तरफ जब हम लोग यंग हैं तो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है इसका, और जब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं तो इसका नेगेटिव सिग्निफिकेंस है। तो इसी तरीके से अब रिसर्च में इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, है ना? क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है ये सब इतना कुछ पढ़ के? सबसे पहले कि जितनी भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं भाई, सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर आप बोल सकते हो, इन सभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमें पढ़ने में, समझने में, इवोल्यूशन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और हम लोग हमेशा भाई बोलते नहीं एंटी एजिंग ये लगा लो, एंटी एजिंग ये क्रीम है, वैसे वैसे करते चलो। तो उसका फ़र्क अब एक्चुअल में दिखना स्टार्ट होगा कि एंटी एजिंग का मतलब क्या है भाई। मतलब एक हाइपोथेसिस को अगर हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर हमारी फर्टिलिटी थोड़ी और कम कर दो तो हमारी एज और बढ़ जाएगी, है कि नहीं? मतलब कि फर्टिलिटी अगर हमारी 20 साल तक हो, सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल, कि फर्टिलिटी हमारी 20 साल तक ही हो तो हमारी एज हो सकता है 120 साल की हो जाए। अभी रिसर्च में क्या आया है नॉर्मली कि जो भी हमारा मेनोपॉज 35 40 ईयर्स, 35 नहीं, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स में विमेन को आता है, इसमें इनकी एवरेज एज जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 ईयर्स तक की होती है। अब यही चीज़ है कि इसको जितना रिड्यूस कर दोगे आप, ये इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पूरा आर्टिकल का हमें बहुत सही तरीके से मतलब एक निचोड़ मिल गया कि हाँ, ये आर्टिकल कुछ ऐसी इस तरीके से रिसर्च लेके आया है। अब फटाफट से अपने कुछ इंपॉर्टेंट और आर्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे कि कस्टमाइज्ड आरएनए क्या है। देखो, WHO ने साइंस काउंसिल के थ्रू एक mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किया है। mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी वैसे तो देखो बहुत पहले भी आ चुका था। कोविड के टाइम पर भी हम लोगों ने बहुत सारे मैसेंजर आरएनए वाले टेक्नोलॉजीज़ देखे थे। वो कौन से थे आपको ये बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। समझते हैं पहले ये mRNA किस बला का नाम है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं भाई, दो टर्म होते हैं एक्चुअल में, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है कि नहीं? डीएनए को हम लोग बोलते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। ये तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, है ना? ऐसे ऐसे शेप का होता है ना डीएनए। ये सब क्या है? ये हमारे शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं एक्चुअल में, है ना? और इसमें ये लिंक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये 4 तरीके के एलिमेंट्स में होते हैं। कौन कौन से? ATCG होता है, ये पढ़ा है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो ये जो चारों होते हैं ना, मतलब नाम याद है ठीक है, बट इसमें आप हमेशा ये देखना कि A जो है वो T के साथ पेयर करता है, C जो है वो G के साथ पेयर करता है। मतलब कि अगर लैडर बनाते हैं तो अगर इधर A है तो इधर के साइड से T आ जाएगा, इधर अगर G है तो इधर के साइड से C आ जाएगा, इधर अगर T है तो इधर के साइड से हमेशा A आएगा, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स बनते रहते हैं हमेशा, है ना? तो ये जो बॉन्ड्स बनते हैं इसी से पूरा ऐसे स्ट्रैंड होता है, और इसको ही ट्विस्ट करने पर ये हमारा DNA बन रहा है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर है अपना। आरएनए क्या होता है ना, देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरएनए क्या है? एक तरीके से समझ लो फोटो स्टेट है। किसका? डीएनए का। मान लो मेरे अपने खुद के नोट्स हैं, साइंस के एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन नोट्स। अब आप आओगे कि सर अपना नोट्स दे दो, मैं क्यों दूँ भाई अपना नोट्स? मैं अपना नोट्स दे दूंगा तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे? बाकी लोग को कैसे होगा? बाकी लोग को कैसे काम में आएगा? तो मैं क्या बोलूँगा कि बच्चा एक काम करो, आप ना मेरे नोट्स के फ़ोटो स्टेट ले जाओ। भाई इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी फोटो स्टेट में, है ना? इन्फॉर्मेशन या जो मैंने लिखा है वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। फोटो कॉपी करा लो मेरा, तो ये फोटो कॉपी जो मेरे नोट्स का होगा उससे आप भी पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। समझ लो ऐसे ही डीएनए एक ऐसा नोट्स है जिसमें हमारे शरीर के सारे इन्फॉर्मेशन छिपे हुए हैं, है ना? सब कुछ
सब कुछ लिखा है और वो सब इंफॉर्मेशन स्टोर है इन्हीं शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स के सीक्वेंसेस में। तो जब आरएनए होगा ना, आरएनए क्या है, इसका फोटोस्टेट है। ये फोटोस्टेट क्या करेगा, ये फोटोस्टेट बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, डीएनए से जब भी हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, मतलब कि एक हमारा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज का काम क्यों करेंगे भाई हम लोग, प्रोटीन सिंथेसाइज का मतलब क्या है, एक तरीके से एंटीबॉडीज़ जनरेट करना। ठीक है, क्या है, एंटीबॉडीज़। मान लो कि हमारे शरीर पर किसी एंटीजन ने हमला कर दिया। एंटीजन क्या है, कोई भी अनवांटेड चीज़ें जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं या फिर उसको पता नहीं कि क्या है, उसके अगेंस्ट अपना शरीर इम्यून सिस्टम तुरंत डेवलप करके एंटीबॉडीज से लड़ा देगा इनको। तो एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज एक तरीके का प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करना अपने शरीर का वन ऑफ द फंडामेंटल वर्क है। वो कौन बताता है कौन सा प्रोटीन लेके आना है। मान लो कोविड आ गया, कोविड की वैक्सीन वगैरह लग गई, अब तो हमारे डीएनए के पास आ गया इन्फॉर्मेशन कि भाई जब भी कोविड वायरस हमें दिखे तुरंत के तुरंत ये वाला प्रोटीन सिंथेसाइज कर दो। लेकिन बताएगा कौन कि कौन सा प्रोटीन, इन्फॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए के अंदर में। और वो डीएनए का कौन सा पार्ट बताएगा आगे चल के कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, वो ही है आरएनए। आरएनए क्या है, फोटोकॉपी। डीएनए अपना ओरिजिनल कॉपी दे देगा तो अगली बार के लिए उसके पास बचेगा ही क्या, है ना। तो डीएनए अपना ओरिजिनल कॉपी नहीं देता है, इसका फोटो कॉपी दे देता है कि लो इन्फॉर्मेशन ही तो लेके जानी है ना, फोटो कॉपी करा लो मेरा। तो ये जो फोटो कॉपी करते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं, बस ऐसे होते हैं। और हमें पता है अगर ए है तो इसके आगे टी लगी जाएगा अपने आप से, जब भी हमें आगे कभी उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो ए टी सी जी कुछ भी आता है, इसका इसका पेयर किसके साथ होना ये तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थोड़ी ना है, बस ये डबल स्ट्रैंडेड था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इसका जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हो ना प्रीवियस ईयर इंटरव्यू वाले कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उससे याद कर लेना कि इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर वाला नहीं है, ये ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसमें आरएनए राइबोसोम से जाकर बातचीत करता है कि भैया क्या कर रहे हो, प्रोटीन वोटीन बनाना है कि नहीं। तो बोलेगा बिल्कुल बनाते भाई, आओ बताओ इन्फॉर्मेशन लाए हो। तो अपना तुरंत ही एक पार्ट निकाल के देगा, ये ली पर्ची छाप दो फटाफट से इसके अकॉर्डिंग। तो राइबोसोम क्या करता है ना, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये प्रॉपर जो भी प्रोटीन वोटीन ऐसे बनाना होगा ये प्रोटीन बना के दे देगा, लेकिन इसका पूरा इन्फॉर्मेशन किसने दिया, डीएनए। लेके कौन आया, आरएनए। तो आरएनए जो है ना एक तरीके से मैसेंजर का काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखो इसको नाम क्या दे रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। तो अब बात समझ में आ गई ना, एमआरएनए क्या है, एमआरएनए अपना मैसेंजर आरएनए है जो डीएनए से मैसेज लेके इधर उधर जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा दिया, मैसेंजर आरएनए। ऐसे ही बहुत सारे आरएनए होते हैं, टीआरएनए भी होता है, अभी सब आगे पढ़ते हैं। तो आरएनए का एप्लीकेशन समझ में आ गया ना, कि मान लो ऐसी कोई भी इंट्रैक्टेबल डिसीज़ है जिसको हम लोग अभी ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप दे देता है हमें। क्योंकि अब हम इसको बना सकते हैं एंटीबॉडीज़, उसके अगेंस्ट बॉडी कौन सा प्रोटीन जनरेट करेगी ये अब हम ये बता देंगे उसको। जब भी हम ये बता देंगे तो उसको ले जाके अंदर वैसा वैसा प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगेगा वो, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट भी फाइट करने लगेगा। तो ऐसे जितने भी कैंसर के डेडली फॉर्म्स होते हैं ना, इन सबको ट्रीट करने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर कुछ और भी ऐसे डिसीज़ेस के कठिन कठिन नाम लिखे हुए हैं, अगर पढ़ना है तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। प्रोपियोनिक एसिडीमिया, इसका क्या मतलब है कि लीवर में ना एक तरीके का प्रोटीन जनरेट होता है बच्चों में, लेकिन वो प्रोटीन अगर जनरेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होने लगेंगे, हार्मफुल होते हैं ये। तो प्रोपियोनिक एसिडेमिया में क्या होता है कि यही प्रोटीन मिसिंग है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एमआरएनए को उसके प्रोटीन सिंथेसिस का इन्फॉर्मेशन लेके भेज देंगे कि जाओ भाई फटाफट प्रोटीन सिंथेसाइज करवा दो राइबोसोम से, तो ये करा देगा, है ना। तो इसीलिए इसको अब हम एडिट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। यही पूरा आर्टिकल है हमारा। आरएनए के बारे में हमने बता दिया। टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये एमिनो एसिड कैरी करने का काम करता है। एक आरएनए राइबोसोमल आरएनए भी होता है, ये हमारे सेल राइबोसोम्स के कोर में पाया जाता है। मतलब राइबोसोम के पास भी अपना आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना आरएनए होता है, न्यूक्लियस के पास भी आरएनए होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर में, जब आप लोग पढ़ोगे ना, किसी दिन डिटेल में पढ़ा दूंगा, वहाँ पर सबके बीच में आरएनए उनके प्रेजेंट होते हैं, तो उनके पास भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है। तो बस उतना ही था, आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमआरएनए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इन्हीं पर क्वेश्चन पूछेगी। और ये हमने प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पहले ही समझ लिया, है ना। अगला आर्टिकल हमारा ककरापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। देखो ककरापाड़ कहाँ है, ये देखो गुजरात के अंदर में यहाँ पर,
है ना। ऐसे ही हमारे पास और भी जगह हैं, कहाँ पर, राजस्थान पर बहुत सारे यूनिट्स हैं। एक नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है, यहाँ पर देखो मद्रास, और एक कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक कैगा जनरेटिंग स्टेशन है, एक तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। तो ऐसे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे कंट्री के अंदर में। तो आप देख सकते हो कितने स्टेट्स में है, 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ यही 6 स्टेट्स में हमारे पास मिलेंगे, है ना। तो ये याद रखना। कौन बनाता है इन सबको, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, ये आप लोगों ने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा। तो अभी तक ना हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग यूरेनियम का यूज़ करते हैं और कूलेंट के तौर पर वाटर ले लेते हैं। एक मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर का क्या काम होता है कि वो क्या करेगा ना, जिस हिसाब से चेन रिएक्शंस जनरेट होते हैं, जैसे कि मान लो एक न्यूट्रॉन है, वो जाके यूरेनियम एटम को स्ट्राइक करेगा, ये टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अब इससे जो एनर्जी निकल रही है ना, इसमें भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के टुकड़े हैं। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, अगले यूरेनियम के मॉलिक्यूल पर जाकर टक्कर करेगा और ये भी टूटेगा। ऐसे करते करते पूरा चेन रिएक्शन बन जाएगा, है ना। तो इसी चेन रिएक्शन को मॉडरेट करते हैं कि भाई रुक जाओ, इतना तेज़ी से नहीं, फिर तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक मटेरियल है जैसे कि हैवी वाटर, ग्रेफाइट, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो अब क्रिटिकलिटी का क्या मतलब है, जैसा हम लोग बोल रहे थे कि भाई क्रिटिकलिटी अचीव हो गई है पहली बार। तो क्रिटिकलिटी रिसीव करने का क्या मतलब है कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, कि भाई इतना ही न्यूट्रॉन हर बार निकलेगा, यूरेनियम एटम से टक्कर मारेगा और इससे भी इतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिर से प्रोड्यूस होंगे, ये फिर इतने ही नंबर ऑफ यूरेनियम पर स्ट्राइक करेगा। मतलब कि एक चेन रिएक्शन तो है लेकिन एक्सप्लोजन नहीं है, कंट्रोल्ड है। हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इससे निकलने चाहिए, उसको हम लोग पूरा टारगेट करके बता सकते हैं। तो यही होती है क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब, और यही हुआ है इस फैसिलिटी के साथ में, ठीक है, कि ककरा पारा एटॉमिक पावर प्लांट अटेन्स क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब यही है। डन है, अब ये बात भी समझ में आ गई। वही जैसा मैंने बताया आपको, प्रोसेस पूरा इस तरीके से होता है। यहाँ पर यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। और एक ये भी समझ लीजिए कि क्रिटिकलिटी अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताएगा कौन। तो इसके लिए एक रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, वही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होता है, AERB, जो कि इसका अप्रूवल देता है। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल अपना डन है। इसके बाद एक सौर शक्ति की बात करते हैं। सौर शक्ति एक्चुअल में एक फ़िश होती है, बराकुडा। यहाँ पर देखो, खतरनाक सी बिल्कुल शाइनी सरफेस के साथ में। खास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही शाइनी सरफेस से अट्रैक्ट भी होती है, कार्निवोरस है ना। तो इसीलिए मछली उछली बढ़िया खाती रहती है ये, लेकिन अट्रैक्ट होती है हमेशा शाइनी सरफेस से। इसी के नाम पर हमारे इंडिया ने एक फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बनाया है। अभी फास्टेस्ट का मतलब इतना फास्टेस्ट नहीं है कि 100 की स्पीड पर भगाने लगे, ये 12 नॉट्स की रेंज का है। 12 नॉट्स का क्या मतलब है कि इसकी स्पीड होगी वही 20-22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऐसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला फास्टेस्ट सोलर बोट है, ठीक है। अब इसमें सोलर वगैरह हम लोगों ने लगाया, सोलर इलेक्ट्रिक बोट है ये। तो चार्ज होती है धूप में और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का यूज़ किया है। एक सोलर एक्सपल्शन सिस्टम का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोल सकते हो, क्लीनर है, क्वाइटर है, अफोर्डेबल है, फॉसिल फ्यूल वगैरह से हमारी बचत कर देगी। तो यही है, बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था इसके लिए। अगला आर्टिकल हमारा गगनयान से रिलेटेड है, कि हम लोग का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोगों ने बोला है ECLSS, मतलब कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्या मतलब है इसका, कि जब भी ह्यूमन अपने स्पेस फ्लाइट मिशंस पर जाते हैं ना, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं। वो लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करें, है ना, जो भी उनके बॉडी के वेस्ट हैं वो सही तरीके से डिस्पोज हों, पीने के लिए पानी वानी मिलता रहे यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि इनके बिना ये जी सकेंगे, है ना, हवा पानी तो इनको चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए सस्टेन कैसे करेंगे इतने टाइम तक, तो उसके लिए एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म डेवलप होता है। वही मैकेनिज़्म है ये ECLSS। जैसे कि एयर मैनेजमेंट, मतलब कि एयर की क्वालिटी मैनेज करना, हमेशा इनके जहाँ पर ये लोग को पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, या फिर जो भी इनका चैम्बर है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में हमेशा बनती रहे। साथ ही साथ वाटर रिकवरी एंड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि जो भी मान लो वाटर है, अब इतना सारा वाटर जितना भी ये लोग पीते हैं वो सब तो लेके नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि वहीं पर वाटर प्रोड्यूस हो, फिल्टर हो जाए, मतलब इनके यूरिन से फ़िल्टर हो जाए, इनके स्वेट से फ़िल्टर हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये वही फ़िल्टर करके पानी पीते रहते हैं, है ना। तो ये ऐसा होगा।
मतलब कुछ भी करके उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल बनाना है। साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, जैसा मैंने बताया, ब्रीथ करने के लिए पूरा चाहिए, उनके केबिन एटमॉस्फेयर में पूरा एक बढ़िया सा इन सभी का सिस्टम चाहिए। मतलब क्या है कि देखो, अगर एक क्रू मेंबर है यहाँ पर, तो उसका यूरिन जो होगा उससे क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस करो, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एक ऐसा प्रोसेसर लगाओ कि जो उससे पीने योग्य पानी उसको वापस मिल सके। इसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, पहले तो ऑक्सीजन चैम्बर लगा ही दो, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उससे भी देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कन्वर्ट करके कुछ हम लोग ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर असेंबली लगाते हैं, तो ये भी वाटर का ही यूज़ करके ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इसके चैम्बर में डाल रहे थे, ये भी अंत में वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वाटर को अगेन फिल्टर चैम्बर में डाल के पोर्टेबल वाटर इनको दे दो। तो इस तरीके से पूरा एक अच्छा सा सिस्टम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गगनयान मिशन के बारे में आप लोग को पता ही है वैसे, कि हम लोग का एक 3 क्रू मेंबर का ग्रुप है जो कि 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में जाके 3 दिन मस्त अर्थ का चक्कर लगाएगा, कई बार चक्कर लगाएगा और वापस अर्थ पर आ जाएगा। तो ये पूरा चीज़ हम लोग को बहुत ध्यान से समझना था। अगला आर्टिकल हमारा, इसरो ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने के लिए बात की है। क्या कह रहे हैं ये? हमारे इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 के लॉन्च के बारे में बताया कि इस तरीके से हम लोग 4 साल में मून का सैंपल वापस लेके भी हम आ जाएंगे। अभी तक देखो, मून मिशन या फिर किसी भी स्पेस मिशन के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में ज़रा समझना। एक है अपना प्रोब मिशन, है ना। दूसरा अपना क्या है, प्रोब मिशन के बाद, प्रोब मतलब कि कुछ भी उठा के बस सरफेस पर छोड़ दो, ऊपर से ही ड्रॉप कर दो सरफेस पर। तो हमने प्रोब मिशन पहले ही भेज दिया था। फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग उसके पास जाके एक ऑर्बिट करके आए, एक चक्कर काट के थोड़ा पास से देख के तो आए क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मून कैसा दिखता है, तो ऑर्बिटल मिशन होगा। एक हमारा लैंडर मिशन होता है, मतलब कि हम लोग ऑर्बिटल के साथ साथ इसी में एक और यंत्र भेजते हैं, लैंडर और रोवर, या फिर लैंडर भेज देते हैं कि जाओ बस ऑर्बिटल से, अभी तक प्रॉप को तो ऊपर से नीचे यूं ही छोड़ दिया गया था, लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, है ना। लैंडर के साथ साथ हम लोग रोवर मिशन भी भेज सकते हैं कि भाई इस लैंडर के अंदर से एक कोई चलने वाला रोबोट निकले, जिसको हम लोग रोवर बोलते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे घूम टहल के मून का परीक्षण करे, थोड़ा इसके अंदर ड्रिल करके देख ले, थोड़ा दूर से सैंपल कलेक्ट कर ले। अब क्या होगा कि ये जो लैंडर रोवर मिशन ये सब चल रहा था ना, ये सब अभी बहुत हैवी नहीं था, मुश्किल से 35 kg का ये पूरा सिस्टम था लैंडर और रोवर का। अब बात हो रही है कि हम लोग 35 नहीं 30 kg का था। अब बात हो रही है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 350 kg का ये लैंडर और रोवर मिशन भेजेंगे, ताकि ये अच्छा खासा सैंपल मून का अपना कलेक्ट करे और वापस भी आए अर्थ पर। तो ये पूरा मिशन जो है उसको हमें क्या करना है, 4 साल के अंदर में कंप्लीट करना है। तो यही हमारे सोमनाथ जी पूरा बता रहे थे इसके बारे में। साथ ही साथ इसरो का फ्यूचर प्लान क्या है। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि हम लोग अभी जब हम लोग लैंडर और रोवर को भेजे थे ना, तो हम लोगों ने एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड आइडेंटिफाई किया था, 500 मीटर बाई 500 मीटर का एरिया। अब हम लोग को एक ऐसा बनाना है जो कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया थोड़ा बढ़िया से रहे, घूमने टहलने की ज़्यादा क्षमता रहे उसके पास। चंद्रयान 4 मिशन जो है वो मून के रिम पर लैंड करने की बात कर रहा है, अभी तक यहाँ तक कोई गया नहीं है। और भी भारतीय अंतरिक्ष प्लान भी एक है। अंतरिक्ष प्लान में क्या है कि हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक लॉन्च करना चाहते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसी तरीके से समझ लो इंडिया का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि भाई मून पर लोगों को भेजना है 2040 तक, स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाना है। इन सबको 7 साल और पहले शिफ्ट कर दिया गया है हमारे प्यारे चेयरमैन के द्वारा। इनफ्लैटेबल हैबिटेट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। जब भी ये अंतरिक्ष स्टेशन जब ये बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर इनफ्लैटेबल हैबिटेट का मतलब क्या है कि जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में रह के बढ़िया लंबे ड्यूरेशन पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकें। फिर सैटेलाइट रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी भी चाहिए, कि अगर इसरो एक्सप्लोर कर रहा है वैसे तो, कि जितने भी स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह चल रहे हैं, अगर उनको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है तो वो भी हम इस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर लें। साथ ही NGLV मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अभी तक जो हमारे पास क्षमता है वो जितना हैवी सामान लेके जा सकता है उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 16 से 25 टन तक का हैवी वेट लेके वो लो अर्थ ऑर्बिट तक लॉन्च कर सके, ऐसी क्षमता वाला लॉन्च व्हीकल बनाना है।
स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पैडेक्स, इसका क्या मतलब है? देखो, आप लोगों ने इंटरस्टेलर टाइप की मूवी देखी होगी ना, जिसमें 2 शिप्स जो हैं वो आपस में डॉक करते हैं। मतलब कि इनका एक हिस्सा जो होता है दूसरे हिस्से में जाके बिल्कुल एक के ऊपर एक फिट हो जाता है और फिर उसको लॉक कर देते हैं। तो अब ये जो 2 अलग अलग स्पेसशिप्स था वो एक स्पेसशिप जैसा बिहेव करता है, तो उसके अंदर से बाहर से सब कुछ आदान प्रदान हो सकता है। तो इसी को डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए भी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। फिर और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आपको भी पता है कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हों जो कि कुछ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करें और फिर वापस आएँ और वापस से डॉक करके उनको कनेक्ट कर लें। साथ में कुछ ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ल्यूपेक्स, ये जाक्सा है ना, जापान की स्पेस एजेंसी, उसके साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट करने की बात हो रही है। ल्यूपेक्स मिशन भेज रहे हैं, जो मून का डार्कर साइड है ना, वहाँ पर ये एक्सप्लोरेशन मिशन भेजना है और वहाँ पर देखना है कि भाई जो साउथ पोल है ना, आज तक कोई गया नहीं है, वो हमेशा अंधेरे में ही रहता है, तो क्या साउथ पोल पर वाटर का प्रेजेंस वगैरह है क्या? तो ये सब बात हम लोग देख के आएंगे ल्यूपेक्स मिशन में। और स्पेस एजेंसी विजन 2047 एक स्ट्रैटेजिक एसेट है हमारे स्पेस मिशंस के लिए, जो कि हमारे सुपर पावर बनने में बहुत तेज़ी से मदद करेगा। तो हम लोग वैसे भी अभी स्पेस मिशंस में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ में से एक हैं। तो आगे चल के जैसे जैसे हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक, स्पेस क्राफ्ट, इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ों को स्ट्रेंथन करेंगे, हमारा ये जो स्पेस का स्ट्रैटेजिक एसेट जैसा जो ये काम करने वाला है, वो हमें अलग तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में एम्पावर करेगा। तो यही पूरा आर्टिकल था। इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो आप लोग, तो ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पर जा सकते हो। अदरवाइज़ आप हमारे मेन चैनल पर देखो, PW ओनली एस ऑफिशियल, इस पर आप जाके PPT वगैरह भी ले सकते हो और भी बहुत सारे आपको रिलेवेंट मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।